अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको ईएनटी के बारे में। ठीक है, तो ईएनटी की मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन दूंगी। आपने ऐसे करना है कि ईएनटी की आपने अगर बुक ले रखी है ढिंगरा, क्योंकि पता है आपको कि ईएनटी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम एक ही बुक यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ढिंगरा। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये लेनी है, इसके अलावा कोई भी बुक इस्तेमाल नहीं करनी। इससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाती है। ठीक हो गया। तो अगर आपके पास बुक है तो आप अपने पास रखें, खोल के साथ रखनी है, ताकि मैं जो जो बताती जाऊँ आपको, आपने उसकी मार्किंग करते जाना है। ठीक है, अगर आपने बुक अभी नहीं ली या फ़िलहाल आपके पास नहीं है वीडियो देखने के दौरान, तो आप काइंडली ना देखें। जब आपके पास बुक हो तब आपने इसे वीडियो को देखना है और साथ साथ आपने मार्किंग करते जाना है। तो इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये है, जैसे कि मैंने आपको आई में बताया था, सेम वैसा ही इसका है कि 200 मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, 100 रिटर्न के होते हैं और इस तरह से 100 रिटर्न के तो 9 आपके क्वेश्चन आएंगे। 9 ईच करे 5 मार्क्स, तो आपके 45 मार्क्स इसके बन जाएंगे। 2 आवर्स होंगे इसके, मोर देन इनफ टाइम। उसके बाद आपके 45 MCQs होंगे, इसके लिए आपके पास 65 मिनट्स होंगे। बहुत टाइम होता है इसका, कोई टेंशन नहीं है इसमें। और 10 आपके इंटर असेसमेंट के मिलते होती हैं। ठीक है, जो कि आपका वार्ड टेस्ट या कॉलेज टेस्ट जो भी आपका होता है उसके अकॉर्डिंग मिलती होती हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा है जो कि आई के अकॉर्डिंग जैसे आई में होता है सेम वैसा ही है। हम चलते हैं हमारी मेन टॉपिक की तरफ कि ईएनटी में करना क्या है, पहले क्या करना है। ठीक है, इसमें हमने जैसे एयर ईएनटी का मतलब है कि एयर और फिर नोज़ और फिर आपका आएगा थ्रोट या फेरिंग्स के लिए। ठीक है, मतलब थ्रोट के अंदर आपके फेरिंग्स भी आता है और कैविटी भी आता है और लेरिंग्स भी आता है। ठीक हो गया। सो मैं आपको बताती चलूँ कि आपकी जो एयर नोज थ्रोट है ना, इसमें से अगर हम थोड़ी सी बात करें टफ़ की, तो ये है एयर का। ठीक है, एयर का पार्ट आपको थोड़ा सा टफ़ लगता है, इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है लेकिन थोड़ा सा लगता है एज़ कम्पेयर टू नोज़ एंड थ्रोट के। आपका जो नोज़ एंड थ्रोट है वो आपका बहुत ईजी पार्ट है। आप एक दफ़ा पढ़ते हैं आपको तकरीबन चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके डायग्नोसिस भी बहुत आसान होती हैं, लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से इसका ये है कि आपको एटलीस्ट 2 मंथ ज़रूर लगते हैं इसको कम्प्लीटली कवर करने में। ठीक हो गया, लेकिन इसके डायग्नोसिस ईजी आते हैं, तो टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। अब ये होता है कि हमने पढ़ने तो सिर्फ ढिंगरा है, लेकिन पढ़ना क्या क्या है इसके अंदर से, तो मैं आपको आज कंप्लीट गाइड करूँगी। आपने साथ साथ मार्किंग करते जाना है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उस पर आपने बहुत इंपॉर्टेंट लिख देना है, ताकि वो आपके किसी सूरत में आप उसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैंने बात की कि आपका ईयर जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट है, तो कोशिश करें कि आप क्योंकि अब आपके 4th ईयर स्टार्ट है, कॉलेज वाले आपको जो पढ़ा रहे हैं ठीक है आप वो पढ़ें। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप सबसे पहले नोज़ पढ़ें, क्योंकि नोज़ जो है वो थोड़ा सा आसान है एज़ कम्पेयर टू ईयर और थ्रोट के। तो आप जब कुछ आसान पार्ट पढ़ते हैं तो आपको जो बुक है वो आसान लगती है, फिर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा होता है एज़ कम्पेयर टू कि आप अगर आप सपोज़ करें तो पहले ईयर पढ़ लें। अब ईयर में बहुत सी चीज़ें अजीब अजीब सी हैं जो कि नहीं पढ़ने वाली हैं। आप वो पढ़ते हैं, आपको टफ़ लगता है, आप कहते हैं कि ओहो ईएनटी तो बहुत मुश्किल है, आई बहुत मुश्किल है, अब मैं किधर जाऊँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने पहले ईजी पार्ट पढ़ना है, ताकि आपको उस बुक की समझ आए और ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं नोज़ का ही बता देती हूँ पहले आपको। ठीक है, तो आपने सबसे पहले नोज़ स्टार्ट करना है। अब नोज़ कहने को सिर्फ नोज़ पार्ट है, लेकिन इसमें नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस दोनों होती हैं। जैसे कि हमने कहा कि मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश की है मैंने बनाने की। ये आपका नोज़ है। ठीक है, तो नोज़ के साथ हमारे पास पैरानेज़ल साइनसेस होते हैं। आपको पता है कि 4 होते हैं। यहाँ पे हमारे पास होती हैं चीक बोन के ऊपर मैक्सिलरी साइनसेस, यहाँ पे होते हैं फ्रंटल ऊपर, मतलब बिल्कुल नोज़ के ऊपर फ्रंटल साइनसेस होते हैं। ठीक है, फ्रंटल साइनसेस के बाद आपके ना एथमोइड साइनसेस आ जाते हैं। एथमोइड साइनसेस के बाद आपके जो आता है सफेनोइड साइनस आता है, जो कि हमारे पास स्कल बोन के ऊपर होता है। ठीक है, वो पोस्टीरियरली होता है, उसकी इतनी खास बात करते ही नहीं है। अगर हम बात करें भी से अगर साइनसेस पढ़ने भी हैं हमने हमारी ईएनटी के अंदर, तो हमने ये वाला साइनस पढ़ना है, मतलब मैक्सिलरी साइनस पढ़ना है, और कौन सा पढ़ना है हमारे पास फ्रंटल साइनस पढ़ना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलें जी, आप जल्दी से अपना जो बुक का नोज़ पार्ट है, ठीक है, नोज़ एंड पैरानेज़ल साइनसेस वाला चैप्टर खोल लें। सबसे पहले मैं नोज़ के बारे में बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले आपने एनाटॉमी करनी है। इसकी एनाटॉमी करने में ये है कि सिर्फ आपके इसकी एमसीक्यूज़ आ सकती हैं और कुछ भी नहीं। सो आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड करना है, उसके बाद आप बेशक पूरा साल छोड़ दें। ठीक है, और आपने सेकेंड ईयर के अंदर भी किया होगा। ठीक है, आपने सिर्फ रीड करना है। रीड करने के बाद आप आ जाते हैं नोज़ की एक्सटर्नल नोज़ डिफॉर्मिटी में। इनके बाहर से कोई अगर ट्रॉमा होता है, कोई क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल नोज़ के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, कोई ट्यूमर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। ठीक है, कार्सिनोमा भी हो सकता है। सब कुछ जो होगा ना वो चैप्टर 25 के अंदर होगा। ठीक है, आपने इसको सारा का सारा करना है एक दफ़ा।
ठीक हो गया। आगे हम आते हैं चैप्टर नंबर 39 की तरफ। चैप्टर नंबर 39 मैंने साथ ही इसके ऐड कर दिया है क्योंकि ये हमारे पास वेस्टिब्यूल जो होता है, मीन हमारे नाक का जो अंटीरियर पार्ट होता है वहाँ पे एक पेपिलोमा बन जाता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड पेपिलोमा। सो आपने चैप्टर 39 में से सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड पेपिलोमा ही करना है। ठीक हो गया। अब आती हैं हम आपके मेन चैप्टर्स की तरफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 26, 33 और 32। ठीक है। 26 हमारे पास है डेविएटेड नेजल सेप्टम, मतलब हमारे पास जो चैप्टर है 26 वो है आपके नेजल सेप्टम के बारे में। आपने इसको कम्प्लीटली घोल के पी जाना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर एपिस्टैक्सिस आ जाएंगे, एक शदीद इंपॉर्टेंट है। फिर पॉलिप्स आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको हाईलाइट किया है ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि आप किसी सूरत इनको नहीं छोड़ सकते। ठीक हो गया। तो डीएनएस, एपिस्टैक्सिस, पॉलिप्स आपने सारा कर लेना है। मिसलिनियस पे आ जाएं आप, फिर उसके बाद आपने मिसलिनियस करना है। इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट जो प्रॉब्लम है, मतलब रेनोलिथ हो गया नोज़ के अंदर, इसके अलावा हमारे पास CSF रेनोरे वगैरह वो जो भी आते हैं प्रॉब्लम वो इसके अंदर आ जाएंगे। सो ये आपने चैप्टर सारा का सारा करना है, ये वाला भी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती हैं आपकी ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। तो इसमें आपने चैप्टर्स में क्या करना है कि मतलब कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे नोज़ के अंदर ग्रेनुलोमा बन जाता है। ठीक है। और नोज़ की भी अंदर सेप्टम की डिफॉर्मिटीज़ ज़्यादा हो जाए जिसके अंदर। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिए हैं कि राइनोस्क्लेरोमा करना है आपने, रेनोस्पोइडियासिस करना है आपने, म्यूकोरमाइकोसिस करना है आपने, और वेजिनल ग्रेनुलोमेटस करना है। ये आप चैप्टर खोल के फटाफट से मार्किंग कर लें। इसके अलावा जो कुछ भी है आपने सिर्फ रीड करना है, वो भी MCQs के लिए। ये आपके नोज़ के वो चैप्टर्स हैं जो आपने एक साथ करने हैं। ठीक हो गया। अब आ जाएँ आपने चैप्टर नंबर 27 पे आ गए जो कि है राइनाइटिस के बारे में। अब इसके 3 चैप्टर्स हैं राइनाइटिस के, मतलब जो हमारे नोज़ के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी भी वजह से, चाहे वो एक्यूट हो, क्रोनिक हो, वो बैक्टीरियल हो, वो वायरल हो, वो एलर्जिक हो, वो वेजोमोटर हो। ये सब समझ लें कि एक ही चैप्टर का नाम है, क्योंकि इसमें आप बैक्टीरियल का आ जाएगा, फिर वायरल का आ जाएगा, फिर एलर्जी का आ जाएगा, फिर वेजोमोटर आ जाएगा। इसमें ये चैप्टर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 2 टॉपिक है, हाइपोट्रोफिक राइनाइटिस और आपका होगा एट्रोफिक राइनाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सो ये आपका कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट है। फिर एलर्जिक जो है वो सिर्फ एक टॉपिक है, इसका चैप्टर अलग है, लेकिन चैप्टर 30 है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक का नाम है। ठीक है। तो ये आपने कर लिया, फिर आपने ये कर लिया, सारे चैप्टर्स करने हैं आपने। अच्छा जी, ये सारे हो गए आपके नोज़ की मार्किंग कम्प्लीटली। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको चैप्टर नंबर 34 होगा आपका। ठीक है। आप अपनी बुक खोलें तो चैप्टर नंबर 34 पे आ जाएं, वहाँ पे लिखा होगा ट्रॉमा टू द फेस। ट्रॉमा टू द फेस के अंदर आपने कुछ भी खास नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैंने मेंशन किया हुआ है इसमें टॉपिक्स के नाम कि उसमें दिया हुआ है एक ओपन बुक फ्रैक्चर जो कि हमारे पास एंटीरियर नोज़ का फ्रैक्चर होता है। ठीक है। इसके अलावा ब्लो आउट फ्रैक्चर होगा। ठीक है। वो आपने कर लेना है, जहाँ जिसका एक मतलब नाम दिया हुआ है कि ऑर्बिटल फ्लोर का जो फ्रैक्चर होता है। सही, ये आपने कर लिया। फिर फ्रैक्चर ऑफ द मैक्सिला कर लिया आपने कि कौन कौन से फ्रैक्चर होते हैं, वो 1, 2, 3 के लिहाज से हैं, वो आपने रीड कर लेना है। ये भी सारे MCQs के लिए हैं। इसमें से क्वेश्चन आता भी है तो ये ब्लो आउट का आता है, और ब्लो आउट वाला हमारे आई के अंदर भी दिया हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों सेम है। उसके बाद एक ट्राइपोड फ्रैक्चर होगा इसी चैप्टर के अंदर। सो आपने 4 टॉपिक यहाँ से कर लेने हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आप रीड करें MCQs के लिए। तो चलें जी, अब नोज़ के अंदर आपके बच गए हैं साइनसिस। साइनसिस के कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अच्छा जी, अब साइनसिस की जो एनाटॉमी है वो आप ना करें। ठीक है। कुछ भी इसमें ख़ास करने वाला नहीं है क्योंकि आपने ऑलरेडी कर रखा होगा इसको सेकेंड ईयर के अंदर। लेकिन आपके साइनसिस के एनाटॉमी के चैप्टर्स के अंदर एक टेबल दिया होगा डेवलपमेंट का कि साइनसिस कब कब बच्चे में डेवलप होते हैं, वो अब जस्ट आपने उसको रीड कर लेना है एक दफ़ा। ठीक है। एक दफ़ा रीड कर लेना है क्योंकि उसमें से कोई भी MCQs आ सकता है। वो हो गया आपका। फिर आप आज चैप्टर नंबर 36 के ऊपर जो कि है मैक्सिलरी एंड फ्रंटल एक्यूट एंड क्रोनिक, चैप्टर का नाम है एक्यूट साइनोसाइटिस। ठीक है। तो उसमें मैक्सिलरी के और जो फ्रंटल के साइनोसाइटिस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी मैनेजमेंट पूछी जाती है और इनका सिनेरियो भी आता होता है। ठीक हो गया। तो आपने ये वाले 2 टॉपिक इस चैप्टर में कर लेने हैं। फिर चैप्टर नंबर 37 आ गया, उसमें आपने जो मेनली करना होता है उसमें कुछ दिए हुए हैं आपको प्रोसीजर जो कि साइनोसाइटिस के लिए यूज़ होती हैं, मीन कौन सी सर्जरीज वगैरह करनी होती हैं, वो आपने उनके जस्ट नेम कर लेने हैं। और उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होगा फंगल साइनोसाइटिस का, तो आपने ये सारा कर लेना है वहाँ से। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास 38 चैप्टर आता है जिसमें आपके साइनोसाइटिस के ही कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं। ठीक हो गया। तो आपने वहाँ से सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस रीड कर लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाते होते हैं। ठीक है। मोस्टली जो है ना वो एक क्वेश्चन आता होता है इसका, लेकिन उसके अलावा कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस में MCQs वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, आपने ये कर लेना है।
ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 40 जिसमें दिया हुआ है कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिसानस। आपने चैप्टर नंबर 40 से सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक करना है और कोई टॉपिक नहीं करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है तो आपको समझ आ गई होगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जितने भी हाईलाइट किए हुए हैं आपके टॉपिक, ये शदीद इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको आप किसी सूरत नहीं छोड़ सकते। अगर कोशिश करें कि सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को ही कर लें। सही हो गया। अच्छा जी, ये आपका नोज़ पार्ट हो गया सारा। इसके बाद मैंने एक और बात बतानी है कि आपके नेक्स्ट टॉपिक है फेरिंग्स, ठीक है। आपके फेरिंग्स के अंदर ये आपका फेरिंग्स आ गया है। फेरिंग्स के अंदर उन्होंने आपको नेज़ोफेरिंग्स का ना पार्ट दिया हुआ है एक। नेज़ोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है? नेज़ोफेरिंग्स वो पार्ट है जो कि आपके नोज़ के बिल्कुल बिहाइंड है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फेरिंग्स के अंदर ऐड किया हुआ है। मीन फेरिंग्स के बिल्कुल अबाव होता है और नोज़ के बिल्कुल बिहाइंड होता है। तो जब कोई चीज़ यहाँ पे होगी, ठीक है, तो उसके साइन सिम्टम्स कौन से आएंगे? उसके साइन सिम्टम्स नोज़ वाले ही आएंगे, ठीक है। तो जब आप नेज़ोफेरिंग्स पढ़ते हैं फिर आप नोज़ पढ़ते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई साइन सिम्टम्स सारे वही हैं, तो हम क्या करें इसमें। तो मैं यही मशवरा दूंगी आपको कि जब आप नोज़ पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं उसके, आपने उसके फ़ौरन बाद नेज़ोफेरिंग्स पे आ जाना है, ठीक है। फेरिंग्स में नेज़ोफेरिंग्स को इसके साथ ही कर लेना है। सो नेज़ोफेरिंग्स के अंदर एडिनॉइड्स हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों में हमें बताया कि एडिनॉइड्स होते हैं, बड़ों में तो बाद में ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो एडिनॉइड्स यहाँ पे होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से सिम्टम्स आएंगे? नोज़ वाले आएंगे, ठीक है। तो नोज़ में सिक्रीशंस होंगी, नोज़। सो आपने इसमें से चैप्टर नंबर 48 कर लेना है, नोज़ के साथ एडिनॉइड्स वाला, ठीक है। उसके बाद आपने एक चैप्टर और है 49 जिसमें दिया हुआ है एंजियोफाइब्रोमा, ठीक है, ट्यूमर्स एंड नेज़ोफेरिंग्स की। मीन वो जो एंजियोफाइब्रोमा होता है वो बिल्कुल यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। उसके साइन सिम्टम्स बिल्कुल ऐसे आते हैं जैसे पॉलिप्स होता है ना, जैसे मैंने बताया था आपको नेज़ल पॉलिप्स, वो यहाँ पे होते हैं पॉलिप्स, कुछ यहाँ पे भी निकल आते हैं। सो ये एंजियोफाइब्रोमा बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे पॉलिप्स का है, लेकिन इसकी रिकरेंट एपिस्टेक्सिस, मतलब बार बार ब्लड आ रहा होता है, वो नोज़ से ही आ रहा होता है, ठीक है। तो ये एंजियोफाइब्रोमा हमने इसी के अंदर ही कर लेना है। इसके साथ आपका ट्यूमर्स के अंदर एक कार्सिनोमा भी होगा नेज़ोफेरिंग्स का, तो वो भी अपने साथ कर लेना है। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एंजियोफाइब्रोमा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिनॉइड्स भी इंपॉर्टेंट है और एंजियोफाइब्रोमा भी इंपॉर्टेंट है। सो आपने ये जो पार्ट है वो आपने किसके साथ कर लिया है? आपने नोज़ के साथ कर लिया है। सही हो गया। चलिए जी, मैंने आपको नोज़ का कंप्लीट बता दिया है, इसके अलावा कुछ भी करने वाला नहीं है। अच्छा जी, अब ये है कि हम बात करते हैं और आगे आपका आएगा ओरल कैविटी, फेरिंग्स और लेरिंग्स, ठीक है। ये आपका एक पोर्शन पूरा हो जाता है। सही हो गया। ये हम इसको लास्ट में करते हैं। आपने नोज़ करना है। नोज़ के बाद आपकी चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एयर करना चाहते हैं या फिर थ्रोट करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप नोज़ के फ़ौरन बाद थ्रोट कर लें, क्योंकि थ्रोट भी एक इजी पार्ट है और ज़रा लेंथी है लेकिन थोड़ा इजी है, तो आपको इतनी मुश्किल पेश नहीं आएगी करने में, क्योंकि इस तरह से आपका नोज़ पार्ट भी हो जाएगा, थ्रोट पार्ट भी हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपको, फिर आप एयर कर लें। लेकिन खैर मैं आपको एयर की अब मार्किंग करवा देती हूँ। आप जल्दी से एयर के चैप्टर्स खोल लें, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि ये मैंने एयर ड्रॉ किया है, आई होप कि आपको सही लग रहा होगा। ये आपने पूरी की पूरी जो है ना एयर की नोट में पढ़ के आए हैं सेकंड ईयर के अंदर, ठीक हो गया। सो आपने करना क्या है कि अच्छा जी, आप पढ़ के आए हैं, सो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 है इसका एयर का, आपने वो कम्प्लीटली रीड करना है एक दफ़ा, लाजमी, ठीक है। उसमें उन्होंने सारी की सारी एयर की नोट में बताई हुई है। या तो आप चैप्टर रीड कर लें, मर्ज़ी है आपकी, या आप कोई भी यूट्यूब से अच्छी सी वीडियो निकाल लें जिसमें एयर की नोट में बताई हो, उसमें अपने मिडल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है, सारा का सारा पढ़ लेना है। क्योंकि हमें मसला जो मेन आता है वो मिडल ईयर के अंदर आता है कि मिडल ईयर जो है ना वो समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है। और इंटरनल ईयर तो आपने पढ़ा ही होगा, तो आपको पता है कि इसमें कोक्लिया होता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल होता है और सेमी सर्कुलर कैनाल्स वगैरह होती हैं। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ आपको कि आपके चैप्टर्स किस लिहाज से उन्होंने अरेंज किए हैं, कौन कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं, ताकि हमें अगर उस कैटेगरी पता हो हमें कि भी ये मिडल ईयर के अंदर आ रहे हैं तो उसके हमें साइन सिम्टम्स में उसी के ही नज़र आएंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। आपने नोट में रीड कर ली, ठीक है, रीड कर ली। अब आप आज जंप करके फटाफट से चैप्टर नंबर 8 की तरफ, बीच वाले चैप्टर्स को आप बिल्कुल भूल जाएं फ़िलहाल, ठीक है। वो आपने समझो कि वो आपकी लाइफ में है ही नहीं, वो करने ही नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 16, ये 2 चैप्टर्स हैं आपके। हालांकि 16 चैप्टर नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको मैंने वैसे ऐसे लिख दिया है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ रीड करना है, वो भी MCQs के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है खास। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है कि ये वाला चैप्टर नंबर 8 जो है ना वो पूरी एयर की समझने की एक जान होती है, वो है, ठीक है। इस चैप्टर को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना, आपने सबसे पहले चैप्टर करना ही ये वाला होता है।
तो इसमें है क्या, इसमें ऐसा है क्या, इसमें ये है कि इसमें आपके डिसऑर्डर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स है ना, उसके सारे के सारे पिना की हैं, फिर आपका एक कैनाल आ गई है उसकी, और फिर आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस चैप्टर में सब के सब बता दिए हैं। ठीक हो गया। अब इसने बताया है कि यहाँ पे जो इसके पिना की हैं वो कौन कौन सी हमारे पास कंजेंटल मसले होती हैं, ठीक है, वो प्रॉब्लम होती हैं। वो करने के बाद उन्होंने इसके ट्रोमा के बता दिए हैं कि ट्रोमा होगा तो हमें क्या होगा, इसके अलावा इसमें इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने चैप्टर नंबर 16 के अंदर इसी के ही उन्होंने ट्यूमर्स बता दिए हैं कि एक्सटर्नल एयर के कौन कौन से ट्यूमर्स होंगे। तो आपने एक साथ ये सारे एक्सटर्नल एयर कर लिया है, ठीक है, ये पिना कर लिया। उसके बाद हम करते हैं ऑडिटरी मेटर्स, ठीक है, ये जो कैनाल है आपकी पूरी की पूरी। अब इसके जो बाहर वाला 1/3 होता है वो हमने कहा था कार्टिलेज होता है, और जो इनर 2/3 होता है वो बोनी पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपके मतलब सपोज यहाँ पे आपके हेयर्स होते हैं इसके ऊपर, ठीक हो गया। अब इनमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो सारी इसके अंदर दी हुई हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें लोकलाइज भी होता है, इसमें डिफ्यूज़ भी होता है, इसमें इन्फेक्शन कौन कौन से होंगे, इसमें कौन कौन से क्या कहते हैं, आप अगर ब्लैप्स बन गए, आई मीन आपके हेमरेजिक ब्लैप्स बन जाते हैं, ऐसे गोल गोल बन जाते हैं, ठीक है, वो बन गए, ठीक है, सब कुछ आपने उन्होंने इसमें बताना है। इसके अलावा कोई अगर जैसे कान लेके आते हैं कुछ लोग, उनमें सिक्रेशंस हो रही होती हैं, तो उसके अंदर कोई वैक्स है या फिर कोई भी ऑटोमाइकोसिस हो गया है, मीन कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है, कोई इस तरह के एसिस्टोसिस बन गई हैं, जो कुछ मसले हैं ना वो सारे वो कैनाल के वो इस चैप्टर के अंदर बताए हुए हैं। ठीक हो गया, हमने ये पार्ट कर लेना है अच्छे से। आपने इस चैप्टर को पूरा का पूरा अच्छे से रीड करना है, पूरा का पूरा याद करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक दिया हुआ है उन्होंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, कि अगर इसकी परफोरेशन हो जाए, किन किन कंडीशन में परफोरेशन होती है, ठीक है, कैसे कैसे होती है, वो सब कुछ उन्होंने बताया हुआ है। इसकी जो हमने करनी है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट आपकी लास्ट चैप्टर्स दिए हैं बिल्कुल लास्ट में पूरी बुक के, वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट चल के। तो उसमें बताया हुआ है उन्होंने कि हम इसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, तो वो अपने वहाँ से कर लेने हैं। आपका चैप्टर हो गया ये वाले, आपने इसकी मार्किंग कर ली, ठीक है, सब कुछ करना है इसके अंदर। ये आपका यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपके आगे मिडल ईयर, आपकी मिडल ईयर कनेक्ट होती है, आपको पता है कि पीछे जो मैस्टोइड एरिया होता है, मैस्टोइड में एयर सेल्स होते हैं, वहाँ से कनेक्ट होती है एडाइटिस के थ्रू, ठीक है। ये मैंने बनाए हैं मैस्टोइड की एयर सेल्स। ये आपका आ गया मिडल ईयर। मिडल ईयर में आपको पता है कि हमारे पास मेलियस, इंकस और स्टेपीज जो होती हैं वो 3 बोन्स होती हैं। मैंने 3 बोन्स बनाई हैं, और ये जो आपकी जा रही है ना ये वाली नवी मैंने बनाई है आपकी थोड़ी सी, कि इसमें 7th क्रेनियल नर्व होती है, ठीक हो गया। तो हमारे पास मिडल एयर में ये चीज़ें आ गई हैं, और मिडल एयर कनेक्ट होती है हमारे पास ऑस्ट्रिजन ट्यूब के थ्रू, और ऑस्ट्रिजन ट्यूब कहाँ पे खुलती है आपको पता है कि ये नेज़ोफेरिंक्स के अंदर खुलती है, सही है। तो हमारे पास ये ऑस्ट्रिजन ट्यूब हो गई है। अब ये है कि हमारे पास इसके अंदर कौन कौन चैप्टर्स आते हैं जो हमने रीड करनी है इसके अंदर। सो चैप्टर नंबर 10, 11, 12, ठीक है, और 13, ये बहुत शदीद वाले इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर। इसमें है हमारे पास 10 में कि आपको ASOM दिया हुआ, मतलब एक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसके अलावा सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ये 2 टॉपिक हैं इसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने ये कर लेना है कि इसके अंदर सिक्रेशंस क्यों हो जाती हैं, इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, ठीक है, वो इसके थ्रू हो जाता है, वो इसके थ्रू हो जाता है, वो कैसे हो गया वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। COSM होता है कि अगर एक्यूट चला जाए क्रोनिक की तरफ तो कौन कौन से केसेस होंगे जब वो क्रोनिक में जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और टॉपिक भी है कोलेस्टोमा, क्योंकि कोलेस्टोमा करवाता होता है CSOM, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने इसके साथ पढ़ना है, और शदीद वाले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशंस वाला आपने पूरा का पूरा चैप्टर नहीं करना होता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैस्टोडाइटिस दिया हुआ है। क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मिडिल ईयर में इन्फेक्शन होगा तो पीछे मैस्टोइड एयर सेल्स में जाएगा, वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन करवा देगा अच्छा खासा, तो उसके लिए हमने कॉम्प्लिकेशंस में ये पढ़ना होता है। तो मेनली हमने यहाँ पढ़ना है। यहाँ से होते हुए जब मैस्टोइड के बाद कहाँ जा सकता है आप सोचें कहाँ जाएगा इन्फेक्शन, ब्रेन में, तो ब्रेन में क्या करवाएगा, मेनिंजाइटिस करवाएगा। तो ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इसके अंदर दी हुई हैं, तो आपने ये चैप्टर इनके साथ ही ये पढ़ना है, ठीक है। फिर मिडिल ईयर का प्रॉब्लम क्या होता है, फिर अच्छा मिडिल ईयर में मैंने कहा था कि फेशियल नर्व जा रही है, तो फेशियल नर्व का अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इन्फेक्शन हुआ है जो शदीद वाला हो गया जिसने बोन को भी रोड कर दे तो वो फेशियल नर्व को भी ख़राब कर सकता है। सो हमारे पास फेशियल नर्व की मेनली इसमें फेशियल नर्व पूरी की नहीं आती, इसमें ब्रांचेज आती हैं फेशियल नर्व की, सही है। तो फेशियल नर्व की ब्रांचेस आएंगी, तो हमने फेशियल नर्व वाला चैप्टर भी आपको 14 है, तो इसमें अपने फेशियल नर्व में पढ़ना है बेल्स पाल्सी, ठीक है, और बेल्स पाल्सी और बेल्स फेनोमेनन क्या होता है, बेल्स पाल्सी क्या होती है, इसके अलावा फेशियल नर्व की जो पैरालिसिस है उसकी
काजेज़ क्या क्या हैं वो सारी आपने इसमें पढ़नी है। आपने इसको अच्छे से रीड करना है, ठीक है, अच्छे से रीड करना है क्योंकि ये आपके वाइवा में पूछा जाता है। इसके अलावा रिटर्न में इसके क्वेश्चन आ सकता है और MCQs भी आ सकते हैं। सो आपने फेशियल नर्व में ऐसी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद हम बात करें कि मिडल ईयर में कोई ट्यूमर हो सकता है, क्योंकि हमने पहले इन्फेक्शन की बात कर ली, फिर हमने कॉम्प्लिकेशन की बात कर ली, फिर हमने नर्व की बात कर ली। अब मिडल ईयर के अंदर ग्लोमस ट्यूमर हो सकता है, ये आपने रीड करना है। ये इतना खास क्वेश्चन में आता नहीं है बट आपने एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लेना है। ठीक हो गया, ये आपके चैप्टर सारे के सारे हो गए हैं। एक आपका चैप्टर बच गया है, चैप्टर नंबर 9, जो कि ऑस्ट्रोजन ट्यूब वाला, कि इस ऑस्ट्रोजन ट्यूब की कौन कौन सी नॉर्मली ये बंद होती है, ठीक है, खुलती कब है, जब हम खाना खाते हैं, जब हम बोलते हैं वगैरह, तो तब ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो नॉर्मल सिक्रेशंस हो रही होती हैं वो सारी ड्रेन हो जाती हैं इसके थ्रू नोज़ोफेरिंक्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर ये जो ऑस्ट्रोजन ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाए या फिर इसके थ्रू कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि ये बंद हो जाए, तो यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे सिक्रेशंस बढ़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा, मतलब आपको हो जाएगा अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर ये पैटर्न रह जाए, खुल के रह जाए, तो क्या मस्त प्रॉब्लम होंगी। तो ऑस्ट्रोजन ट्यूब के चैप्टर के अंदर आपके कुछ टेबल्स दिए होंगे, वो आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं, और टेस्ट दिए होंगे, टेस्ट के सिर्फ और सिर्फ नेम करने हैं, ठीक हो गया। चलें जी, हम आगे चलते हैं। अब ये तो आपका हो गया मिडल ईयर सारा का सारा कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी चैप्टर किस तरह अरेंज है। अब चलते हैं इनर ईयर की तरफ। अच्छा जी, एक और बात कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो आपकी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगी, मतलब कंडक्शन ही नहीं होगी ईयर की, तो आपको सुनाई कम देगा। लेकिन इनर ईयर में क्योंकि एयर्स नर्व आ रही होती है और यहाँ से हमारे पास हेयर सेल्स होते हैं, उसके थ्रू हमारे पास जो है आवाज़ कंडक्ट हो रही होती है। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, सपोज करें इनर ईयर की, तो आपका सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा, मतलब सेंसरी भी गया, न्यूरल मतलब नर्व के थ्रू जो कंडक्ट हो रहा था वो मसला आ गया इसके अंदर। तो यहाँ पे कितना क्या होगा, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होगा। और यहाँ पे क्या, एक और बात कि आपके जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, मैंने कहा था कि पीछे मेस्टोइड में जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो यहीं पे जाए, वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ पे इसको इरोड कर सकता है, ठीक है। तो अगर इसको इरोड कर देगा, इसको ख़राब कर देगा, तब भी हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, अब चैप्टर आते हैं मेनरीज डिजीज़ वाला और एकॉस्टिक न्यूरोमा वाला बच गया। ये बताना मैं भूल गई हूँ शायद हाँ, ये जो है चैप्टर नंबर 13 ऑटोस्क्लेरोसिस, ये मोस्टली जो अफेक्ट करता है वो करता है फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज, ठीक है, जो यहाँ पे होती है, जो कि ओवल विंडो की तरफ होती है, ठीक है। इसमें अगर कोई भी ऐसी स्क्लेरोसिस हो गई है, ठीक है, आपकी मतलब स्पॉन्जियोसिस हो जाती है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसकी, तो ये फिक्स हो जाती है। जब ये फिक्स हो जाएगी तो इसमें भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है, तो ये चैप्टर भी आपका मिडिल ईयर में ही आता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है इनर ईयर। तो इनर ईयर की मैंने बताया आपको कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है मेनरीज डिजीज़ वाला। सो मेनरी डिजीज़ में क्या होता है कि आपका जो कोकलिया होता है उसका प्रॉब्लम हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि इसमें फ्लूइड लेवल बढ़ जाए या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसमें डेफिशिएंसी हो जाए इसकी बनने की, तो वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इस मेनरी डिजीज़ के अंदर कौन सी होती है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, और ये इनर ईयर का प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक और बच गया हमारे पास चैप्टर नंबर 18, जो कि है एकॉस्टिक न्यूरोमा। एकॉस्टिक न्यूरोमा जो होता है ना, वो हमारे पास होता है ये वेस्टिबुलर जो नर्व आ रही होती है उसका शवानुमा होता है, ठीक है, उसका मतलब कोई ट्यूमर होता है। सो आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड लाजमी कर लेना है। इतना ज़्यादा आता नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आपने इसको रीड कर लेना है। ये सारी आपकी गाइडलाइन हो गई है कि आपके चैप्टर कौन कौन से किस कैटेगरी में किस जगह पे फॉल कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए कि हमने कहाँ कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अच्छा जी, अब ये चैप्टर मैंने थोड़े से लिखी है साइड पे करके, चैप्टर नंबर 4, 5 और 19, इनका क्या करना है हमने। चैप्टर नंबर 4 में आपके दिए होंगे ट्यूनिंग फोक दिया होगा, ये आपके वाइवास में करवाएंगे, ठीक है, आपके वार्ड में आपको करवाएंगे। सो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप इसे स्किप कर दें। फिर आपके चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही आपको दिया हुआ है एक ग्राफ जिसका नाम है टिम्पेनोग्राम। ये आपने करना है, ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है, आपके MCQs में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वो कर लेना है आपने। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 के अंदर जितने भी टेस्ट के नेम दिए हुए हैं वो आपने नेम्स लाजमी कर लेने हैं, क्योंकि हम वो टेस्ट करवाते होते हैं, ठीक है। सो आपने उनके नेम्स लाजमी कर लेने हैं, फिर आप उनको अप्लाई कर सकते हैं हर चैप्टर के लिहाज से कि कहाँ कहाँ पे कौन सी फिट जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका, वहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स करनी है, ऑटोटॉक्सिसिटी वाला और प्रेसबाइक्यूसिस वाला, ठीक है। ये ऑटोटॉक्सिसिटी जो ड्रग्स की वजह से होती है, आपने ड्रग्स के नाम याद कर लेने हैं, आपका टेबल दिया होगा, आपने वो टेबल एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर प्रेसबाइक्यूसिस का चैप्टर ये कर लेना है। इसके अलावा आपके चैप्टर में ना 2 चीज़ें दी होंगी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की कॉजेज़। सो आप जब पूरी ENT पढ़ लेंगे ना, तो आपको वैसे खुद ही आ जाएगी ये चीज़ें। जैसे मैंने बता भी दिया आपको कि इनर ईयर का प्रॉब्लम होगा तो SNL होगा, ठीक है, और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तब होगा जब मिडल ईयर का इसका इन्फेक्शन होगा। तो आप जब पूरी ENT पढ़ लेंगे वो आपको खुद ब खुद वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 19, जो कि है डेफ चाइल्ड का। डेफ चाइल्ड आपने लाजमी एक दफ़ा रीड करना है। इसके टेस्ट दिए होंगे कि हमने कौन कौन से बच्चे के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड करके कौन से टेस्ट
सो आपने ये देख लिया कि जो बच्चा हमारे पास आया है वो डेफ तो नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमने कौन कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए बच्चा नहीं बता रहा लेकिन हमें टेस्ट करवा के पता चल जाए कि उसे क्या प्रॉब्लम है। सो ये मैंने ना आपको सारी की सारी गाइडलाइन दे दी है एयर की, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। आखिर में आपको ना एक चैप्टर दिया होगा टिनाइटिस वाला, उसको आपने जस्ट रीड कर लेना है कि कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से टिनाइटिस हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये आपका एयर का पार्ट हो गया सारा। चलें जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है बहुत काफ़ी बड़ा पार्ट, फेरिंग्स लेरिंग्स, ठीक है। ये करनी है आपने, फेरिंग्स पे आते हैं हम। तो फेरिंग्स मैंने आपको नेज़ो फेरिंग्स बता दिया है कि आप नोज़ के साथ करना है। सो हम चलते हैं ओल्ड कैविटी की तरफ। अब ओल्ड कैविटी का सीन ये है कि आप जब पढ़ेंगे जीआईटी के अंदर मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे ओल्ड कैविटी दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो ओल्ड कैविटी है वहाँ पे और यहाँ पे ईएनटी में काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, अच्छा यहाँ पे आपने क्या क्या करना है, जो आपने ईएनटी में करना है, बाकी चीज़ें कौन सी पैथ में दी हुई है ताकि वो हम वहाँ से कर लें, बेशक यहाँ से कर लें। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ ओल्ड कैविटी के बारे में। वहाँ पर चैप्टर नंबर 43 है आपका, जिसमें ओरल अल्सर्स दिए हुए हैं। तो आपने उसकी क्लासेस कर लेने, सिर्फ और सिर्फ एक टेबल कर लेना है। उसके बाद ये आपको टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ओल्ड कैविटी के अंदर, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, आप उसे मार्क कर लें चैप्टर 43 के अंदर ही। चैप्टर 44 पे आए तो वहाँ पे सिस्टिक लियंस होंगे, प्री मेलिग्नेंट होंगे और मेलिग्नेंट होंगे। ये जो दो टॉपिक है ना, ये आपके दो टॉपिक जो है ना, ये आपके जीआईटी के अंदर भी दिए हुए हैं। प्री मेलिग्नेंट मतलब इरिथ्रोप्लेकिया और ल्यूकोप्लेकिया, वो करनी है आपने। मेलिग्नेंट जो है वो आपका टंग का कार्सिनोमा आता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पैथो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 46 पे आ जाएँ, ठीक है। 45 आपने नहीं करना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड करना चाहें तो कर ले, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है वो। सलाइवरी ग्लैंड पे आ जाएँ तो सलाइवरी ग्लैंड की ट्यूमर्स करनी है, ऐसी क्लासिफिकेशन, ये पैथो के लिहाज से इंपॉर्टेंट है सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, सो आप वहाँ कर लें, यहाँ कर लें, मर्जी है। क्लासिफिकेशन दी हुई है, ये करने है आपने। पोलीमॉर्फिक एडेनोमा करना है और म्यूकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा करना है। और फिर लास्ट में एक टॉपिक दिया हुआ है फ्रेज सिंड्रोम के नाम से, तो ये आपको क्वेश्चन आता होता है, तो फ्रेज सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने हाईलाइट की ये बहुत ज़्यादा शदीद इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने जस्ट रीड कर लेना है इसके। सो हमारा ओल्ड कैविटी वाला पार्ट हो गया, ये इतना खास नहीं है, काफ़ी बड़ा दिया हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा करना नहीं होता इसके अंदर। आगे हम आगे फेरिंग्स की तरफ जो मैंने ये डायग्राम बनाई है, आपको आई होप को समझ आ रही होगी आपको। ये आपकी टंग है, टंग की ये ओल्ड कैविटी के बिल्कुल पीछे जाती हैं। ये आपका हार्ड पैलेट है, ठीक है। यहाँ से लेकर आपके यहाँ पे एक हायोइड बोन होती है, ठीक है। हायोइड बोन तक आपका जो पार्ट होता है वो आपका होता है ओरोफेरिंग्स का पार्ट होता है। ओरोफेरिंग्स के बाद फिर आपका लेरिंग्स पार्ट आता है। सो हम बात करेंगे कि ओरोफेरिंग्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने पढ़नी है। अब हम ओरोफेरिंग्स के अंदर पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे फ्रेंचाइटिस की, मतलब इसकी इन्फ्लामेशन जो होती है वो किस वजह से होती है, ये आपने सिर्फ चैप्टर रीड करना है। इसके बाद बहुत हाई यील्ड टॉपिक आपका आ रहा है टॉन्सिलाइटिस वाला, 51 चैप्टर है, ये आपने चैप्टर पूरा करना है। इसमें टॉन्सिलाइटिस के साथ साथ आपने एक सर्जरी होती है जो कि है टॉन्सिलेक्टमी, वो भी साथ करनी है। वो आपके लास्ट में ऑपरेटिव सर्जरीज के अंदर दिया होगा, वो मैं बता दूँगी नेक्स्ट आपको, सही हो गया। उसके बाद चैप्टर आपका आता है 52, जिसमें है हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शंस। इसमें लुडविग एंजाइना और क्विंसी इतना ज़्यादा रिपीट होता है कि आपकी सोच है, आप पास देख लें, बहुत रिपीट है। तो ये जो टॉपिक है दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पैराफेरेंजियल एब्सिस का जो है ना वो एक्सरे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो आपका एक्सरे आता होता है वाइवा के अंदर, लेकिन वैसे आप रीड कर लें इसको, यहाँ पर भी तो कोई इसमें नहीं है। सो आपने हेड एंड नेक स्पेस इन्फेक्शन एक दफ़ा रीड लाजमी करना है, लेकिन ज़्यादा जो आपने गौर करना है वो लुडविग एंजाइना की तरफ और क्विंसी की तरफ, सही है। तो हमने फेरिंग्स में ये पार्ट कर लिया। उसके बाद आपका एक चैप्टर नंबर 54 है जो कि इतना ज़्यादा करना नहीं होता, लेकिन इसमें दो चीज़ें करनी है, वो है कार्सिनोमा ऑफ पोस्ट क्रिकोइड रीजन और फ्रेंजियल पाउच। ये दो चीज़ें जो हैं आपने ये फेरिंग्स से करनी है, सही हो गया। चैप्टर 55 पे आ जाए तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ स्लीप अपने की कॉजेज़ करनी है, ठीक है। तो आपने ये मार्किंग कर लें वहाँ पे। सो मैंने आपको बता दिया नेज़ोफेरिंग्स का, ओल्ड कैविटी का और फेरिंग्स का पार्ट सारा करवा दिया है, आपने इसकी मार्किंग कर ली होगी अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास है लेरिंग्स। तो मैंने आप बनाने की कोशिश तो की है, आई होप कि आपको अच्छी लगी है ये डायग्राम। इसमें देखें कि आपकी हायोइड बोन है, ठीक है। हायोइड बोन के बिल्कुल नीचे आपकी कौन सी आती है, थायरॉइड कार्टिलेज के नीचे कौन सी आती है, क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक हो गया। तो क्रिकोइड कार्टिलेज ये हो गई है। सो ये आपका इस तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पे हायोइड बोन पड़ी होती है, फिर आपका नीचे लेरिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद मैंने ट्रेकियल रिंग्स बनाई हैं 1 2 3 करके, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ आपको कि आपने लेरिंग्स में क्या पढ़ना है। सबसे पहले ये है कि आपने लेरिंग्स पहले पढ़ के आई हैं कि कौन से एडक्टर्स होते हैं, कौन से एबडक्टर्स होते हैं, ठीक हो गया। सारा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है आपने, कितनी कार्टिलेज होते हैं, कितनी पेयर्स होती हैं, कितनी अनपेयर्ड होती हैं, ठीक हो गया। इनकी नर्व सप्लाई क्या है, तो आपने ये सारा रीड, अगर याद नहीं है तो आप हल्का फुल्का ये रीड कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नोट मीन्स की, लेकिन आप एक दफ़ा सिर्फ रीड कर लें।
और ये पता होना चाहिए आपको कि आपको जो नेज़ोफेरेंजिस वैसे मैंने आपको बाउंड्रीज बता दी हैं, ठीक है, लेकिन ये आपने ये याद रखनी है कि जो इसकी बाउंड्री होती है नेज़ोफेरेंस की, वो हार्ड पैलेट से अबव होती है, ठीक है, पीछे वाला पोस्टीरियर पार्ट होता है, और हार्ड पैलेट से लेकर हायोइड बोन तक हमारा ओरोफेरेंस होता है, और लेयर्स पार्ट वो होता है जो कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है हमारे पास हायोइड बोन से लेकर नीचे जो हमारे पास होती है क्रिकॉर्ड कार्टिलेज तक हमारा जो पार्ट होता है वो लेरिंग्स होता है, ठीक हो गया। सो ये हमने लेरिंग्स पार्ट अब हम कर रहे हैं। लेरिंग्स एब्नॉर्मैलिटीज़ मैंने बता दिया, बताऊंगी मैं अब आपको। अच्छा, चैप्टर नंबर 56 के बाद आपने साथ ही चैप्टर कर लेना है 60 के अंदर दिए हुए लेरेंजल पैरालिसिस। लेरेंजल पैरालिसिस के अंदर आपने साथ ये कर लेना है कि जो रिकरेंट लेरेंजल नर्व्स आ रही होती हैं वो कौन कौन से जगह को सप्लाई कर रही है, आपने वो नर्व सारी कर लेनी है। उसके बाद उनकी कौन कौन सी कॉजेज़ हैं कि वो पैरालिसिस हो जाए उनकी, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन 2021 के अंदर आया है कि थर्डक्टमी कर ली है हमने, तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम होगी, तो ये लेरेंजल पैरालिसिस हो जाती है इसके अंदर, सही हो गया। सो आपने ये चैप्टर कर लेना है वहाँ से, और साथ वहाँ पे टेबल्स दिए होंगे वो कर लेने हैं, साथ इसकी मैनेजमेंट दी होगी, मैनेजमेंट लाजमी करनी है, 2021 का क्वेश्चन है ये, सही है। तो आपने वहाँ से सारा कुछ कर लेना है। ये वाला चैप्टर सिर्फ मैनेजमेंट करनी है और टेबल्स करनी है, मीन्स इसकी कॉजेज़ करनी है और नर्व की सप्लाई करनी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 57 है ट्रॉमा का। ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा रीड करने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिए खास नहीं है इंपॉर्टेंट, ये ठीक है, सिर्फ MCQs रीड कर ले वो भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 58 पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2021 के अंदर क्वेश्चन आया है इसका, ठीक है, सिनेरियोस करके, ठीक है। तो आपने ये कर लेना है, ये वाला क्वेश्चन था, तो आपने ये कर लेना चैप्टर इन्फ्लेमेशन वाला। इसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख दिए हैं कि एक्यूट एपिग्लोटाइटिस, एक्यूट लेरेंजियोट्रेकियोब्रोंकाइटिस, ठीक है, और डिफ्थेरिया भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। TB ऑफ कार्सिनोमा का सिर्फ एक दफ़ा क्वेश्चन आया तो आपने ये भी रीड कर लें, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट की बात करें तो वो आपका ये और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। चैप्टर नंबर 59 पे आए तो कंजेंटल लीयर्स होती हैं, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है लेरेंजियोमलेशिया, तो आप इस पर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्राइडर की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपने इसमें से ये कर लेना है। कंजेंटल लीयर्स बाकी सबके आपको नाम लाजमी आने चाहिए क्योंकि वो कोई ना कोई MCQs पूछ लेते होते हैं। चैप्टर नंबर आ जाए 61 के ऊपर बिनाइन ट्यूमर्स है। वोकल नोड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका OSP में लाजमी आता ही आता है, मोस्टली केसेस में आता होता है, ठीक है। तो इसमें जो वोकल नोड्यूल्स हैं और वोकल पॉलिप्स हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक टॉपिक दिया होगा पेपिलोमेटोसिस वाला, सो आपने वो भी कर लेना है, वो भी एक बिनाइन ट्यूमर ही है, ठीक हो गया। आपने समझना है कि इसको अपनी दफ़ा रीड कर लेना है। वोकल नोड्यूल्स को टिचर नोड्यूल्स भी कहती हैं, सो आपने ये कर लेना है। उसके बाद चैप्टर नंबर आपका आ गया 62 में आपका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स, आपने इसे घोल के पी जाना है, ठीक है। सो ये आपने कर लेना है कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स। इसकी काजेस क्या है पूरा का पूरा चैप्टर करना है आपने, इसकी ट्रीटमेंट तक, इसकी रेडिएशन तक, हर चीज़ करनी है आपने इसकी, सही हो गया। अच्छा जी, ये चैप्टर आपके हो गए लेरिंग्स के। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका आता है 64 चैप्टर वो है कि वह चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है ये कि आपके पूरे साल में आप इसका नाम सुनते ही रहते हैं ऑलमोस्ट। ट्रेकियोस्टमी ये प्रोसीजर होता है जो कि ENT में किया जाता है जब इंसान की एयर जो है पैटर्न ना रहे, मीन सांस ना आए मुंह से, फिर हम बाहर से ट्रेकियोस्टमी कर देते हैं, बाहर से ओपनिंग करके ट्यूब डाल देते हैं। तो ट्रेकियोस्टमी आपने पूरा का पूरा चैप्टर करना है। इसमें जो आता होता है वो है इसके आप इंडिकेशंस बताएं, ट्रेकियोस्टमी हम क्यों कर रहे हैं, फंक्शंस बताएं इसके, और कॉम्प्लिकेशंस बताएं। कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, सो आपने ये कर लेना है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 65 है जो कि है फॉरेन बॉडी वाला, सो फॉरेन बॉडी वाला चैप्टर आपने पूरा कर लेना है, साथ आपने इसकी मैनेजमेंट भी कर लेनी है, ठीक हो गया। ये आपने दफ़ा रीड कर लेना है, ये आता होता है, ठीक है। फॉरेन बॉडी कहाँ पे है, लेरिंग्स में, ठीक है। तो फॉरेन बॉडी इन लेरिंग्स वाला चैप्टर कर लेना है आपने। आगे आपका टॉपिक होगा थायराइड वाला, थायराइड को क्रॉस कर दें, उसमें से कुछ भी नहीं करना। इसोफेगस की बात करें तो ये मैंने टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, अपने इसोफेगस में सिर्फ और सिर्फ ये करने हैं, टॉपिक्स हैं ये, नोट चैप्टर्स, ठीक है। तो इसमें अपने चैप्टर नंबर जो पहला होगा उसमें मैंने कंस्ट्रक्शंस दी होंगी नोट मी के साथ, तो आपने वो कंस्ट्रक्शंस कर लेनी है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में दिया होगा स्ट्रक्चर की काजेज़ दी होंगी कि कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर स्ट्रक्चर बन जाते हैं। उसके नेक्स्ट जाएंगे आपको प्लम्बर विंसन सिंड्रोम मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आता होता है, आपने पूरा का पूरा याद कर लेना है। नेक्स्ट चैप्टर खोलेंगे तो आपको डिस्फेजिया की कॉजेज़ मिलेंगी, तो आपने एक रैंडम सी कॉजेज़ कर लेनी है, जो भी करनी है 5, 6, 7 कर लें, बस काफ़ी है। उसके बाद फोन बॉडी का चैप्टर आ गया, इसकी आपने ये करना है। पहले मैंने बताया था कि फोन बॉडी इन द लेरिंग्स, अब फोन बॉडी इन द आ गया इसोफेगस, तो इसोफेगस के लिए हम इसोफेगोस्कोप यूज़ करते होते हैं, सो आपने चैप्टर ये वाला कर लेना है। इस चैप्टर के अंदर ही साथ दिया हुआ है डिस्पेक्टरी वाला, तो ये डिस्पेक्टरी वाला जो है ये आपका MCQs के लिए पूछा जाता है, तो आपने ये साथ
काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन मैं आपकी पूरी ईएनटी की मार्किंग करवा रही हूँ, सो टाइम तो लगता ही लगता है। नेक्स्ट आप आ जाएँ ऑपरेटिव सर्जरीज़ के ऊपर। ऑपरेटिव सर्जरीज़ के अंदर आप अच्छा जी, आप ये कहेंगे कि ये एक्स्ट्रा काम हमें क्यों बता रही हैं आप। सो मैं बता दे चलूँ आपको, ये वो सर्जरीज़ हैं जो कि आपकी पूरी की पूरी ईएनटी के चैप्टर्स के अंदर बार बार नाम लिए हुए हैं। अब अगर आप बार बार नाम पढ़ेंगे, चीज़ें कि बार बार नाम पढ़ रहे हैं, सपोज करें, तो आपको वो चीज़ इरिटेट करती है ना। आप कहते हैं कि अच्छा है कि मैं इसको पहले रीड कर लूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें हो क्या रहा है, ताकि मैं कहाँ जहाँ पे नाम यूज़ करूँ मुझे पता हो कि इसका। सो मेरा मशवरा यही है आपको कि आप ऐसे करें कि आप पहले ऑपरेटिव सर्जरी एक दफ़ा रीड कर लें। अच्छा, रीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारा का सारा करने बैठ जाएं। आपने सिर्फ दो चीज़ें करनी है इसके अंदर, कि एक, जैसे मैं बता रही हूँ, ईयर के लिए जो यूज़ होता है उस चैप्टर 78-83 जो है इसमें दिया हुआ है मेनिंगोटमी और मेनिंगोप्लास्टी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते होते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर एक होल क्रिएट करके ताकि जो फ्लूइड है वो ड्रेन हो जाए आउट बाहर की तरफ। फिर मेनिंगोप्लास्टी करते होते हैं कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है किसी वजह से, तो हम उसको किस तरह से हील, मतलब किस तरह से उसको क्लोज करेंगे। सही है, तो ये चैप्टर हो गए आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाले। तो जो अब मैंने बताया था आपको चैप्टर नंबर 8, ठीक है, ईयर का चैप्टर नंबर 8, उसके साथ आपने ये दो टॉपिक्स कर लेने हैं ताकि आपको साथ साथ हो जाए कि हो क्या रहा है इसके अंदर। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ना है कि ये किसके लिए है, ये प्रोसीजर है क्या। फिर इसकी करनी है आपने इंडिकेशंस कि किस किस जगह हमने इसको ऑपरेट करना है इसको। उसके बाद आपने करना है इसकी कॉम्प्लिकेशंस। ये तीन चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपने ऑपरेटिव सर्जरी के अंदर सिर्फ तीन चीज़ें करनी है और कोई स्टेप्स नहीं करने, कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। नेक्स्ट, ये जो तीन चैप्टर हैं आपके, ये तीन चैप्टर कनेक्ट करते हैं, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं सर्जरीज़, ये आपके चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 जो मैंने बताया था आपको, ASOMO वाला, CSOMO वाला और इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस वाला। उन सब में ये तीन ही हर जगह आपको नाम बार बार लेंगे। तो बेहतर है कि आप वो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो टॉपिक हैं ये आप पढ़ लें कि इसकी हमने ये है क्या, ठीक है, इसकी इंडिकेशंस क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। सो आपने ये वाले चैप्टर वहाँ पर कर लेने हैं सर्जरीज़ वाले। उसके बाद नोज़ में कौन कौन सी सर्जरीज यूज़ होती हैं तो हम ये कर लेते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे ये SMR चैप्टर प्लास्टिक करनी ही करनी है। आपसे टीचर जो है इसका डिफरेंस पूछ लेते होते हैं, सो आपने ये कर लेना है यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद आपका है ये चैप्टर नंबर 84 प्रूफ पंक्चर वाला और कार्डविल लग वाला। ये दोनों जो यूज़ होते हैं ये यूज़ होते हैं मैक्सिलरी साइनसिस के लिए। सो आप जब नोज़ के अंदर पैरानेजल साइनसिस पढ़ रही हूँ, मतलब साइनोसाइटिस वगैरह पढ़ रही हूँ, तो आपने साथ ये चैप्टर कर लेने हैं। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हो जाएंगे। आपने सिर्फ रीड करना है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट करना है कि ये चीज़ है किस लिए, इसमें हो क्या रहा है, बस। उसके बाद एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करते होती हैं, ये भी हम साइनसिस के लिए करते होते हैं। ठीक है, कोई पॉली बन जाए, कोई भी अगर बार बार रिकरेंट हो रहा हो, तब हम इसको यूज़ करते होते हैं। सो आपने ये कर लिया। उसके बाद हम आते हैं आपके पहले ये करती हैं आपके आगे है ओरोफेरेंस में। ओरोफेरेंस में क्या प्रॉब्लम थी, मैंने बताया था कि दो ही थी। ओरोफेरेंस के साथ टॉन्सिलेक्टमी थी और नेसोफेरेंस के अंदर क्या था, एडेनोइड्स थे। तो एडेनोइडेक्टमी और टॉन्सिलेक्टमी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी आपसे कॉम्प्लिकेशन पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। सो आपने ये कॉम्प्लिकेशन लाजमी अच्छे से कर लेने हैं। और एडेनोइडेक्टमी का प्रोसीजर आपको आना चाहिए। प्रोसीजर मीन कि कैसे करते हैं, बस पोजीशन कौन सी होती है, इंडिकेशंस क्या हैं और कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, बस ये करना होता है। उसके बाद आपके है लेरिंक्स वाले चैप्टर के अंदर। तो लेरिंक्स में मैंने बताया था आपको, कैंसर वाला बताया था आपको, ठीक है। इसके अलावा और प्रॉब्लम भी थी, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, डायरेक्ट लेंजोस्कोपी करनी है और ब्रोंकोस्कोपी करनी है कि कोई फोन बॉडी चली गई है तो हमने ब्रोंकोस्कोपी कर लेनी है। सो आपने ये दोनों वहाँ पे कर लेनी है। इसोफेगस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसीजर है, वो भी इसोफेगोस्कोपी। सिर्फ इसकी इंडिकेशंस करनी है, वो ये तरह इसकी जो इंडिकेशन होती हैं वो डायग्नोस्टिक भी होती हैं और थेराप्यूटिक भी होती हैं। सही हो गया, तो ये आपके सारे के सारे एंड हो गए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरी की पूरी ENT की मार्किंग करवा दूँ जैसे मैंने बताया है। आपने बिल्कुल एज सच करना है, इसके अलावा कुछ खास नहीं करना। समझ लें कि मैंने आपको 97-98% सिलेबस बता दिया है। 2% मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो चीज़ें होती हैं जिसमें है ना पता ही नहीं होता कि आपके MCQs कहाँ से आ गए, सपोज करें। सो आप जो चैप्टर के साथ साथ कुछ चीज़ें हैं वो आप रीड करना चाहें तो आप कर लें। मीन कोई भी MCQs कहीं से भी आ सकता है, लेकिन इसके अलावा जो मैक्सिमम थे चैप्टर्स, मैक्सिमम करने थे, जो चीज़ें छोड़नी थी और जो चीज़ें करनी थी वो मैंने आपको सब बता दी हैं। सो आप इसको चाहें थोड़ा लेट स्टार्ट कर दें क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं है ENT से ये। सो आप जब स्टार्ट करें इसको तो कोशिश करें कि आप अच्छे से करें और जैसे मैंने बताया है आप उसी तरह से चलें। सो अगर आप रैंडमली स्टार्ट करेंगे तो आपको चीज़ें मिक्स हो रही होंगी, समझ नहीं आ रही होगी, फिर हम ये करें वो करें, हमसे सिनेरियोज मिक्स हो रही हैं, जो भी है। सो आप इस तरह अगर चलेंगे तो आपकी इजीली कवर हो जाएगी इंशाल्लाह विद इन 2 मंथ्स के अंदर। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।